शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह में खवातीन के दाखिले के ताल्लुक से दाखिल दरख्वास्त पर समाअत हुई। दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, वजारत कानून और निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने जवाब तलब किया। दरअसल पुणे की कुछ तालिबात ने दिल्ली हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी है, इसे खत्म करना चाहिए। हालांकि दरगाह के जिम्मेदारान हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि दरगाह में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि खवातीन के लिए बेहतर इंतजामात किए गए हैं। ये लोग सिर्फ दरगाह को बदनाम करने की गर्ज से ऐसा कह रहे हैं। कानून की छात्राएं थी दीपा फारियाल और उनके कुछ मित्र, जो कि पहली बार निजामुद्दीन दरगाह में गए थे और वहां पर जाने के बाद जो है उन्होंने देखा कि महिलाओं की एंट्री जो है एक हद के बाद मना है और वहां पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि महिलाओं की एंट्री इससे आगे मना है। उसको देखते हुए उन्होंने पहले इसकी कंप्लेंट की पुलिस में और अन्य दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को, लेकिन जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट में PIL दायर की थी। आज PIL की सुनवाई हुई। कोर्ट ने इसमें जो है दिल्ली सरकार, भारत सरकार और दिल्ली पुलिस से, साथ ही साथ निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट जिसको हमने एक पार्टी बनाया था, उनसे जवाब तलब किया है कि क्यों महिलाओं को एंट्री ना दी जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार इसमें क्या स्टैंड लेती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसका भी कुछ न कुछ प्रभाव होगा ही। लेकिन जब कोर्ट ने मेंशन किया तो हमने कहा कि हाजी अली दरगाह का जो जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट का, वो हमारे फेवर में है और उस पर कोई अपील नहीं गई, तो वो अपने आप में फाइनलिटी जो है वो अटेन कर चुका है। तो वो जजमेंट ऑलरेडी हमारे फेवर में, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही सभी महिलाओं को हजरत निजामुद्दीन दरगाह में जो है एंट्री मिलेगी। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की हवालगी पर आज लंदन की कोर्ट में फैसला होना है। कोर्ट की समाअत में जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए विजय माल्या ने कहा कि मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया है। माल्या ने कहा कि अदालत जो भी फैसला देगी लीगल टीम उसको देखेगी। माल्या ने यह भी कहा कि उन्होंने बैंकों का पूरा पैसा अदा करने की बात भी कही है। बकाया जात की अदायगी का हवालगी से कोई लेना देना नहीं है। Saying that I want to repay the public sector banks and other creditors, employees very much included, but that has nothing to do with this extradition decision. This is a completely separate matter. Move this mic. And my settlement offers are not related to the judgment that will be delivered today. दिल्ली में आज वजीर पार्लिमानी उमूर की जानिब से कुल जमाती मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के हवाले से बातचीत की गई है। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के लीडर शामिल हुए। सरमाई सेशन से पहले अपोजिशन के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं और वो कई मौजुआत पर हुकूमत को घेरने के मूड में नजर आ रही है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती मीटिंग में कहा कि हुकूमत ऐवान में हर मसले पर बहस को तैयार है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर देर रात तक बैठक कर सरकार जरूरी बिलों को मंजूरी कराने के लिए भी तैयार है। इस सबके बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने भी ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि EVM से लोगों का भरोसा उठ चुका है, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। को चलाने के लिए और चलने के लिए मतदाताओं का उस इलेक्शन पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 4-4.5 सालों से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, भारत के नागरिकों पर ये मशीन से, EVM से विश्वास उठ गया, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी इसका उपयोग के बजाय दुरुपयोग कर रही है। और अभी जो इलेक्शन चले गए 2-3 दिन पहले, इसमें तो हद हो गई। EVM मशीन प्राइवेट लोगों के घरों में पाई गई, EVM मशीन्स होटलों में पाई गई, EVM मशीन्स सड़कों पे पाई गई, EVM मशीन्स बसों और जीपों में ली जा रही हैं और उसका कोई मालिक नहीं है सरकारी। तो एक बहुत बड़ा संदेह, एक बहुत क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये फ्री और फेयर हो रहे हैं
कि सरकार की रेख देख में हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर रामगोपाल यादव ने कहा है कि मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, माशी तंगी है, बेरोजगारी है और किसानों के मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती रहे, लेकिन तमाम इश्यूज पर बातचीत होनी चाहिए, वरना पार्लियामेंट नहीं चलने दी जाएगी। पूरी तरह से आर्थिक संकट से घिर गया है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों की लूट हो रही है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने धान का एमएसपी रखा था 1850 रुपया और 1200 रुपया बिक रहा है, क्योंकि एक भी कांटा कहीं जो सरकारी खरीद केंद्र होता है वो खोला ही नहीं गया। आड़तिया ले रहा है, मिलर अधिकारी और आड़तियाओं का एक सिंडिकेट बन गया है। वो वहां नाम बेच देता है, वो चेक बना देता है, दस्तखत करवा लेता है बाद में उससे, तो हजारों करोड़ की ये लूट हो रही है। सागर मंथन है, सागर मंथन, इसमें जहर भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। तो अभी पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन समस्याएं तो हैं ही देश के सामने बहुत। वहीं पार्लियामेंट इजलास के ताल्लुक से हिकमत अमली तैयार करने के लिए अपोजिशन जमातों की मीटिंग हो रही है। पार्लियामेंट एनेक्सी में होने वाली इस मीटिंग में सोनिया गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव समेत कई दीगर लीडरान शामिल हैं। कल से पार्लियामेंट का सरमाई सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में अपोजिशन पार्टियों के तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं। कल आने वाले इंतखाबी नताइज से पहले बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा। सीटों की तकसीम से नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा ने मरकजी काबीना के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कुशवाहा ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। दिल्ली में पार्टी लीडरान से मीटिंग के बाद उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया। एनडीए गठबंधन का हिस्सा हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनी थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को और बिहार भर में विभिन्न सभाओं को संबोधित करते हुए बिहार के लोगों को बहुत सारे आश्वासन दिए थे। उन्होंने दलितों, ओबीसी, ईबीसी, बाकी तमाम दूसरे सप्रेस्ड क्लास के लोगों को न्याय मिलेगा, इस बात का वादा किया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में खरा नहीं उतर पाए। देश भर के जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं आज निराश है। ओबीसी आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। दिल्ली में बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बदनवानी का इल्जाम लगाया है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। प्रियंका जी के नाम पर एक बहुत बड़ा आलीशान फार्म हाउस है मेहरौली में, दिल्ली में। और आपको पता होगा ये सारे जो शहजादे हैं, ये राजे रजवाड़े हैं राजनीति के, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, इन सबके इस मेहरौली क्षेत्र में एकड़ों एकड़ों जमीन पर इस प्रकार के राजमहल और राजप्रसाद हैं, जिनको ये अंग्रेजी में फार्म हाउस कहते हैं। तो ऐसा ही एक फार्म हाउस गांधी परिवार का है, राहुल जी और प्रियंका जी के नाम पे है। लगभग 6 एकड़ जमीन पर है, मेहरौली पे है, करोड़ों खरबों का है ये। और इस प्रॉपर्टी को किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक स्कैमस्टर को रेंट पे दिया था, जिस समय की उसके स्कैम का खुलासा हो रहा था। उस स्कैम का नाम है NSEL पेमेंट स्कैम। आपको याद होगा यूपीए के समय NSEL पेमेंट स्कैम हुआ था 5600 करोड़ रुपया का, 5600 करोड़। इतने बड़े स्कैम को यूपीए सरकार में शय मिला था, जिसका नाम था NSEL स्कैम। और इस स्कैम के जनक थे जिग्नेश शाह। जिग्नेश शाह की कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ने किस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से उन्हीं के फार्म हाउस को लोन में, रेंट में लिया था, और जिसके एवज में न केवल रेंट दिया जाता था, अपितु अभी हम खुलासा करेंगे कितना पैसा डायरेक्टली राहुल गांधी के अकाउंट में गया। उस रेंट एग्रीमेंट में एग्री किया गया कि लगभग 7 लाख रुपए, 6.7 लाख टू 7 लाख रुपीस, 7 लाख रुपए प्रति माह
राहुल गांधी जी को किराया दिया जाएगा। केवल ब्लैक मनी से ही मन नहीं भरा, क्योंकि 10 महीने तक तो ब्लैक मनी लेते रहे। 1.5 साल का पूरा इंटरिम काल था, उसमें ब्लैक मनी तो लेते रहे, उससे भी पेट नहीं भरा। तो यह कहा गया कि यह भी प्रॉपर्टी आप रेंट पे लीजिए, 7 लाख रुपए प्रति माह दीजिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के इम्तिहान देने से पहले खवातीन उम्मीदवार के तमाम जेवरात उतार लिए गए। यहां तक कि मंगलसूत्र, पाजेब, कान की बाली जैसे तमाम जेवरात उतार लिए गए। जेवरात ना निकलने पर सुनार की दुकान में जेवरात कटवाने तक पड़े। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नेशनल पब्लिक स्कूल में इंतजामिया पर मनमानी करने का इल्जाम लगा है। मध्य प्रदेश में इंतखाबी नतीजों का ऐलान कल होने वाला है, लेकिन बीजेपी लीडरों के ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं जो कि खुद पार्टी के हक में नहीं है, और ऐसे में पार्टी के मुत्तहिद होने का दावा भी कहीं ना कहीं खोखला नजर आ रहा है। खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के बाद बीजेपी में कुछ बदला सा नजर आने लगा है। पार्टी विद डिफरेंस में इन दिनों कुछ ज्यादा ही डिफरेंस दिखने लगा है। बीजेपी लीडर रघुनंदन शर्मा ने आने वाले नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो श्रेय मुख्यमंत्री को के परिश्रम को ही जाता है, उन्हीं को श्रेय मिलेगा। ये भी सत्य है कि यदि दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नहीं आती है तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर श्रेय लेने वाले को ही जाती है। कि यदि माई के लाल जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, भावावेश में नहीं आए होते, तो शायद मध्य प्रदेश में स्वतः ही 10 से 12-15 सीटें बढ़ जाती, तो असमंजस की स्थिति पैदा ही नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित रहती और कोई चिंता की बात पैदा नहीं होती। तो सुना आपने, रघुनंदन शर्मा के मुताबिक हार जीत की जिम्मेदारी वजीर आला पर होगी। यही नहीं, उनके मुताबिक सीएम के बयान से पार्टी को इंतखाबात में नुकसान भी पहुंचा है। अब गोपाल भार्गव का वो बयान सुनिए जो उन्होंने वजीर आला के ऑडियो कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पर दिया। एग्जिट पोल के कारण से जो एक मनोवैज्ञानिक बात या मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा किया जा रहा है, इस बात के लिए गंभीरता से न लें, इसको निर्मूल समझें। यह सिर्फ एक कयासबाजी है। पूरे आत्मविश्वास के साथ हम मतगणना में भाग लें, और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, पूर्व में भी कल भी कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ चौथी बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। सवाल ये है कि पार्टी ये मान रही है कि एग्जिट पोल का पार्टी कारकुनान पर असर पड़ रहा है। भार्गव अगरचे पार्टी की जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन लगता तो यही है कि पार्टी का भरोसा डगमगा रहा है। ये बड़ा स्वाभाविक है कि जीत हार का श्रेय मुखिया और पार्टी पूरा दोनों को सामूहिक रूप से ही जाता है। और जहाँ तक गौर साहब का विषय है, मुझे उनका पूरा बयान मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय अब नज़दीक आता जा रहा है कि सभी को अपनी अपनी मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। बाबूलाल गौर जी भी उसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो भी मर्यादाओं में रहें, पार्टी की अपेक्षा यही है। 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को झटका लगा है। पार्टी लाख दावे करे कि वो एग्जिट पोल के नतीजों से मुतासिर नहीं हुई है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और ये बीजेपी के लीडरों के बयान ही बता रहे हैं कि पार्टी अब सोचने को मजबूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि कल होने वाली काउंटिंग को लेकर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हमारे नुमाइंदे ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस सिलसिले में खास बातचीत की। चुनाव के नतीजे आने में अब कुछ घंटे का समय बाकी है। कल सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काउंटिंग का समय अब नजदीक आ गया है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, काउंटिंग 51 जिला मुख्यालयों पर हमारे जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उसमें होंगे। तो इस बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं। पहले कहा गया था कि वेबकास्टिंग कराई जाएगी, लेकिन अब इनकार कर दिया गया। देखिए, वेबकास्टिंग का हमारा मतदान केंद्रों में चुनाव के दिन हुआ था। लगभग 14,000 कैमरा हम लोगों ने लगाए थे, और उन 14,000 में से 7,000 कैमरा का हमने सीसीटीवी फुटेज वेबकास्टिंग करके
जिला मुख्यालयों पर और भोपाल पे और दिल्ली से हमने देखा है। पहली बात तो जो मतगणना हॉल है, उस मतगणना हॉल में सिर्फ 2 लोग अपना मोबाइल रख सकते हैं। एक है रिटर्निंग ऑफिसर और दूसरा है ऑब्जर्वर। बाकी कोई अपना मोबाइल उस काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। मीडिया के लिए हमने काउंटिंग हॉल से दूर एक कक्ष हमने उपलब्ध कराया, जहां पर मीडिया अपना मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना प्रतिवेदन वगैरह वो भेज सकते हैं उनके हेडक्वार्टर में। सर, कांग्रेस इस बात की मांग कर रही है कि हर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन में की पर्चियों की भी गणना की जाए। देखिए, जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उस निर्देश का पालन हम करेंगे। उस निर्देश के तहत प्रत्येक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक किसी वीवीपैट मशीन का रैंडमली चयन करके उसके पर्चियों की गणना करने का है। सर, हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा? देखिए, प्रत्येक राउंड के बाद, एक राउंड में हम 14 मशीन गिनेंगे और 14 मशीन का रिजल्ट एक शीट में उसको नोट करेंगे। उसको टैबुलेशन शीट बोलते हैं। और वो टैबुलेशन शीट को ऑब्जर्वर चेक करेंगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर बनाएंगे उसको ऑब्जर्वर चेक करेंगे, वो दस्तखत करेंगे। वो दस्तखत करने के बाद सभी कैंडिडेट्स को हम फोटोकॉपी करके देंगे। मैं समझता हूँ कि 5 बजे तक सारे रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस बार चुनाव में मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है ताकि किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, और उम्मीद इसी बात को लेकर की जा रही है कि देर शाम तक सभी नतीजे घोषित हो जाएंगे। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। अब काउंटिंग तो कल है, रिजल्ट भी कल आने हैं, लेकिन भोपाल में अभी से ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं और इसमें हुकूमत बनाने को लेकर अवाम और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया गया है। तमाम सूरत हाल का जायजा लिया वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे ने। कॉन्फिडेंस कहें और कॉन्फिडेंस, लेकिन मतगणना के चंद घंटों पहले ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर अब आप जीत के जश्न के पोस्टर्स देख सकते हैं। यहाँ पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने का अभिनंदन किया है कार्यकर्ताओं ने, और पीसीसी दफ्तर के बाहर ही जीत के पोस्टर लगा दिए हैं और मध्य प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। प्रवक्ता शहरयार खान जी हैं, सर क्या वजह है, अभी कुछ घंटों का इंतजार क्या नहीं हो रहा कांग्रेस से? देखिए, पिछले 6 महीने में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन ने जिस एकता के साथ, एकजुटता के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पे जो मेहनत करी है और साथ में ही मध्य प्रदेश की जनता ने जो बदलाव के लिए वोट दिया है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं, ये विश्वास। ये बात तो समझ में आती है कि आप कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दे रहे हैं, सरकार बनने का धन्यवाद दे दिया आपने, अभी तो टाइम है मतगणना होने में, क्यों इतनी जल्दबाजी? कोई जल्दबाजी नहीं है। निश्चित तौर पे हमारे पास हर विधानसभा, हर पोलिंग का डाटा है और निश्चित तौर पे 140 से अधिक सीट लेके कमलनाथ जी के नेतृत्व में कल 11 बजे के बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। कुछ घंटे रुकना ठीक नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा? नहीं, जो चीज़ तय है उसके लिए रुकने का कोई सवाल नहीं है। ये तो मध्य प्रदेश की जनता का और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया गया है। ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तमाम कांग्रेस के नेताओं में। अभी फिलहाल ये पोस्टर लगाकर यही मैसेज देने की कोशिश है कि हम कॉन्फिडेंट है, जीतेंगे। हालांकि मतगणना चंद घंटे बाकी हैं और मतगणना में क्या परिणाम आता है जल्द पता चल ही जाएगा मतगणना के बाद। कैमरामैन मनीष के साथ मखनन काले, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश इंतखाबात में साइबर क्राइम का जमकर सहारा लिया गया। सोशल मीडिया पर लीडरों की छवि खराब करने की कोशिशें की गई। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत हासिल करने की कोशिश में है तो बीजेपी अपनी हुकूमत को बचाना चाहती है। इस इंतखाबी दंगल में एक दूसरे को घेरने की तमाम कोशिशें की गईं। साइबर क्राइम से जुड़े चौंकाने वाले एदाद-ओ-शुमार भी सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि इस बार इंतखाबात में एक दूसरे की छवि खराब करने के लिए फर्जी वीडियो, ऑडियो और फोटो भी जमकर वायरल किए गए। इन तमाम मामलों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने साइबर सेल में शिकायत भी की है। आचार संहिता 5 अक्टूबर को जब से लगी तब से लेके 28 नवंबर वोटिंग तक को 23 विभिन्न माध्यम से हमारे पास इस तरह की सोशल मीडिया संबंधी कंप्लेंट्स आई थी। उन 23 में से अधिकांश लगभग 18 या 19 कंप्लेंट बेसिकली डिफेमेटरी कंटेंट्स वाली थी, यानी मानहानि संबंधी, जो कि आईटी एक्ट की परिधि में नहीं आती है, जिस पर आवेदक को अवगत कराया गया। इस बार भोपाल में 23 ऐसी शिकायतें साइबर सेल में हुई, जिनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, पीसीसी चीफ कमलनाथ,
बीजेपी रियासती सदर राकेश सिंह समेत कई लीडरों के फर्जी ऑडियो, वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर छवि खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस ने 4 मामलों में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर की और बाकी की शिकायतों की जांच चल रही है। 2013 में इंतखाबात में करीब 14 शिकायतें सामने आई थी, लेकिन इस बार साइबर क्राइम से जुड़े मामले की तादाद ज्यादा हो गई है। साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायतों की जांच चल रही है। पुलिस लेबोरेटरी में भेजे गए ऑडियो, वीडियो और फोटो की जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे मामलों में वायरल मटेरियल के सोर्स का पता लगाना साइबर पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं भोपाल में स्ट्रांग रूम में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 3 तरह से बैरिकेड कॉरिडोर बनाकर सिक्योरिटी की जाएगी। स्ट्रांग रूम के अंदर काउंटिंग के वक्त मोबाइल समेत कई चीजों पर पाबंदी भी रहेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11 दिसंबर सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस तरह खास तैयारियां की गई हैं स्ट्रांग रूम प्रीमाइसेस की। ये परिसर है जहां पर मतगणना होना है, ये सेंटर है, लेकिन उससे पहले किस तरह से प्रवेश होगा कार्यकर्ताओं का और नेताओं का, हम वो आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर बैरिकेड्स बनाए गए हैं। 7 विधानसभा के अलग अलग बैरिकेड्स दिखाए गए हैं। जो यहाँ पर आपको रो दिखाई दे रही है, यहाँ से नेता और उनके प्रत्याशियों का प्रवेश होगा। इसके साथ ही हम आपको लेकर के चलते हैं स्ट्रांग रूम। ये आपको जो दिख रहा है विधानसभा निर्वाचन 2018 मतगणना स्थल भोपाल, इसके अंदर स्ट्रांग रूम बना हुआ है। एक लेयर जब क्रॉस करके प्रत्याशी अंदर आएंगे तो वहीं दूसरी लेयर मिलेगी। सुरक्षा के लिए 3 लेयर दी गई हैं। फिलहाल हम दूसरी लेयर पे पहुंचे हैं जहां पर यहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। हम आपको बता दें कि कल इस पूरे एरिया का रूट डाइवर्ट रहेगा और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी रहेंगे करीब 600 से 700 की संख्या बताई जा रही है। अभी हम पहुंचे हैं दूसरे बैरियर पर। इसके साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे तीसरा बैरियर भी अंदर है, जहां पर प्रीमाइसेस के अंदर प्रवेश हर एक को नहीं मिलेगा, जिनके पास पास होगा वही मिलेगा। वही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से गेट्स पे लिखा हुआ है, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, इन 4 गेटों पर 7 विधानसभा सीट की काउंटिंग होगी। गेट नंबर 1 पे भोपाल मध्य और भोपाल उत्तर की काउंटिंग होगी। वहीं गेट नंबर 2 पे नरेला और दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट की काउंटिंग होगी। गेट नंबर 3 पे गोविंदपुरा और हुजूर की काउंटिंग होगी। तो वहीं गेट नंबर 4 पर बैरसिया की काउंटिंग होगी। तो ये 4 गेट जो आपको दिख रहे हैं, इन चारों गेटों पे 7 विधानसभा सीट की काउंटिंग होगी जो भोपाल की है। और अगर आप देख सकें तो मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरे ठीक पीछे जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, बैरिकेड्स दिखाई दे रहे हैं, वो मीडिया कर्मी और शासकीय कर्मचारियों के लिए होंगे। यहाँ से उनका प्रवेश हो पाएगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि एक दिन पहले नेताओं की हार्ट बीट्स तेज हो गई है और साथ ही स्ट्रांग रूम में अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है कि कल मतगणना के दिन किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। कैमरामैन अफजल के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल।